रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10। और ज़्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हों। उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा है और इसमें काम की बात कम है। मैं यह मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेशों के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तक उस फार्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जो एल मॉस्कीविट्ज़ की पुस्तक द 16 पेरेंट्स सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पहले पुस्तकालय में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिस या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उनकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हो। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियां समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने यह पाया कि वह भी इसमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा करता रहता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद में से 2 बड़ी जायदाद को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इसमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो खरीद सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनार में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफर देते रहें। जब भी मैं रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूं और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का आंकड़ा देते हैं। मैं यथासंभावना कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दें। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी ना हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमतें मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ नहीं होती कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सुअरों का भी ऑफर दिया होता तो मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में बदले में पूरे के पूरे सुअर फॉर्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें
यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर में फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं। परंतु जब तक आप सीढ़ी का फोर्ट या टॉम क्रूज नहीं हो तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह जिंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीनों में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं एक साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरी परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भाप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहाँ काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी निगाहें लगाए रहता हूँ। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैन से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर एक सा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार यह देखने के चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीनों में कुछ मिनट या समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक्स के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बैटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तराशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर की तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक्स इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामान्यतः कैश या उतार का सुधार कहा जाता है तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगह पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसे बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक ऐसा रियल ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं ना ही समय, इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़मीन खरीद ली। ज़मीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसके टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे
कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचारों वाले लोग को अक्सर बड़े अवसर नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तब मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फ़ोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना चाहिए। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है। संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो आप काम पर जुट जाएं अभी से ही।